Hello everyone, I am Amdir Sangir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss how to teach English poetry in productive manner. And number two, we are going to discuss also Bihar State 2024 TRA 3 and BPSC TRA 3 and BPSC TRA 4 paper 2 English. So we will also discuss one of the topic that is based on Bihar State 2024 paper 2, and on the other hand we will also discuss at first that how to teach English poetry in proper manner, because it happens that while teaching English poetry we directly go just like story line by line, and students couldn't understand the background of that particular poetry. इस पोइट्री में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब इंग्लिश की पोइट्री हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। टीचर क्या चाहते हैं कि वो लाइन बाय लाइन उनको बता दिए और एक स्टोरी के अंदाज में उनको बता के चले जाते हैं, जबकि उनका पर्टिकुलरली थीम सही से समझ में नहीं आ पाता है स्टूडेंट्स को। ऐसी सिचुएशन में हमको ऐसे कैसे डील करना है, कौन सा टेक्निक अपनाना है जिससे आपकी जो टीचिंग स्किल्स है, खास करके पोएट्री की टीचिंग स्किल्स है, वो बिल्कुल बेस्ट हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। किसी भी पोएट्री को टीचिंग करने से पहले कुछ मेन थिंग्स हैं जो पहले स्टूडेंट्स को बताने चाहिए, या आप कुछ रीड कर रहे हो, एक पोएट्री को आप रीड कर रहे हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या कौन सा पोएट्री रीड करने के लिए जा रहे हैं, और जिस टॉपिक को रीड करने के लिए जा रहे हैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स आपको पहले ही जान लेना चाहिए। या टीच स्टूडेंट्स को आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले ही समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहिए कि ये पोएट्री का थीम क्या है। तो चलिए, ये पोएट्री का थीम है। थीम थीम आपको एट फर्स्ट समझना चाहिए। सेकंड में है आपको समरी समझना चाहिए। थर्ड में फिगरेटिव लैंग्वेज, जो फिगरेटिव लैंग्वेज कौन कौन सा है, कौन सा पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है, या रिपीटेशन है। इन सब सारी चीजों को हमें जानना चाहिए। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें राइमिंग स्कीम जरूर जानना चाहिए कि पोएट्री का राइमिंग स्कीम क्या है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज पोएटिक फॉर्म। पोएटिक फॉर्म क्या है, पोएटिक फॉर्म में कौन सा है, ये पोएटिक फॉर्म ये सोनेट है या कॉपलेट है, क्वाड्रेंट है। इन सब सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए और टीच स्टूडेंट्स को बताने चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर में जो लर्नर्स होते हैं उनको आप कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, वो रोट लर्नर बन के रह जाएगा। ओके, सो एंड ये भी बताना चाहिए कि इस मान लीजिए पोएट्री का पीरियड क्या है। पीरियड मीन्स ये पोएट्री कब इसको कंपोज किया गया है। इन सब सारी चीज़ों को बतानी चाहिए। इनके कंपोज करने वाले जो पोएट कौन है, इन सब सारी चीज़ों को जरूर डिस्कस करना चाहिए बिगनिंग में। सो एट फर्स्ट हम बिगनिंग में मैंने एक सोनेट लिया है। सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स की अगर कोई पोएट्री हो तो उसको सोनेट कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, 14 लाइन्स का सोनेट। ओके, सोनेट 14 लाइन्स के सोनेट होते हैं। 14 लाइन्स का अगर आपका सोनेट है तो आप इनको समझ सकते हैं कि सोनेट इसी को कहते हैं जिनके पास 14 लाइन्स। वैसा पोएट्री जिसे 14 लाइन्स हों, जिसमें 14 लाइन्स हों, 14 लाइन्स उसमें मेंशन किए गए हों, उनको सोनेट कहते हैं। सोनेट भी 3 टाइप्स के होते हैं। आपको इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रियार्कियन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट, इटालियन इटालियन सोनेट। एंड सेकेंड होता है, इसी को इटालियन सोनेट को पेट्रियार्कियन सोनेट भी कहते हैं। दूसरा है इंग्लिश सोनेट। एंड
थर्ड है स्पेंसरियन सोनेट। सोनेट तो 14 लाइंस का ही होता है, लेकिन सोनेट को भी थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, थ्री कैटेगरीज में। सो फर्स्ट कैटेगरी है इटालियन, जिसको पेट्रियार्कल सोनेट भी कहते हैं, और इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इसको स्पेंसरियन, इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। एंड स्पेंसरियन सोनेट, वो थ्री टाइप्स के सोनेट हुए। तो मेन चीजें हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंसेस आ रही हैं स्पेंसरियन सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में, एंड जो फर्स्ट सोनेट इटालियन सोनेट में जिसको पेट्रियार्कियन सोनेट भी कहते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो उसका राइमिंग स्कीम का डिफरेंस होता है। आप देखें, फर्स्ट में जो इटालियन सोनेट है मींस 14 लाइंस होगा, तो इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, 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 सी डी ई, सी डी ई, 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 14। ये जो ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ये राइमिंग स्कीम जो है ये इटालियन सोनेट का होता है। बात करते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की, जो सेकेंड नंबर का सोनेट है, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट का जो आपको मैं बताऊं, इंग्लिश सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है ए बी, ए बी, बी सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होता है वो ए बी सी डी, सी डी, ई एफ जी जी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेंसरियन सोनेट, तो स्पेंसरियन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी डी, सी डी, ई ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, A B A B B C B C C D C D E E, दिस इज स्पेंसरियन सोनेट। ये स्पेंसरियन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम है ये सब सारे हैं। तो ये कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के सोनेट में। तो ये हुई सोनेट की बातें, टाइप्स ऑफ सोनेट की बातें। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं जो बिहार स्टेट 2024 के इंग्लिश पेपर 2 का सिलेबस का एक पार्ट है, लाइक अ हंट्समैन। लाइक अ हंट्समैन एक सोनेट है और इसको अमोरेटी से लिया गया है। अमोरेटी एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, और अमोरेटी एक अमोर वर्ड से आया है। अमोर लेटिन वर्ड जिसका मतलब, जिसका मीनिंग होता है लव। So that means a series of love, a collection of love, a collection of sonnet based on love, that is known as Amoretti. So 89 sonnets लिखे गए थे स्पेंसरियन सोनेट, टोटल 89 है। So sonnet number 67, sonnet number 67, L means 50 10 60 67, sonnet number 67 में बात की गई है। और इसका जो मैं आपको ये बताऊं, इसका जो टॉपिक है लाइक अ हंट्समैन। बात आती है कि सोनेट लाइक अ हंट्समैन ये अमोरेटी से लिया गया है, और स्पेंसरियन सोनेट है, एडमंड स्पेंसर ने इनको कंपोज किया था। आखिर रीजन क्या था कंपोज करने का, वो कौन सा सिचुएशन था, किस पीरियड में वो किया गया था, किस पीरियड में इसको कंपोज किया गया था। तो मैं बता दूं, 16th सेंचुरी में ये सोनेट कंपोज किया गया था एडमंड स्पेंसर के थ्रू। और क्यों किया गया था, रीजन क्या था, क्या उस टाइप का कंडीशन था। तो एक्चुअल में जो एडमंड स्पेंसर थे, उनको एक वुमेन थी, एक गर्ल थी, जिससे उनको लव हो गया था, जिसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल से उनका लव अफेयर था।
और ऐसे सिचुएशन में वो उन पे काफी मर मिटने के लिए वो तैयार रहते थे, एडमंड स्पेंसर। इसीलिए उनकी याद में उन्होंने कई सोनेट लिखे, जिसमें आपको मैं बता दूं टोटल उन्होंने अपने लाइफ में 89 सोनेट लिखा। और 89 सोनेट पर वो 89 सोनेट वो अमोरेटी है, और उस अमोरेटी में सोनेट नंबर 67 से ये लाइक अ हंट्समैन लिया गया है। तो एक्चुअल में उनका जो लव था, उनकी जो थिंकिंग थी, वो जो बेचैनी थी, वो सब सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें बयां किया है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। जो फर्स्ट फोर लाइन है, ए बी हमने इसमें डिनोट भी कर दिया है। जैसा कि हमने बात किया कि किसी भी पोएट को, किसी भी पोएट्री को जानने के लिए एट फर्स्ट हमें उसका थीम्स जरूर जानना चाहिए। तो इसका जो थीम्स निकल के आ रहा है, लाइक अ हंट्समैन, उसका जो थीम आ रहा है वो थीम है मैनली, वो है डिजायर। फर्स्ट वन डिजायर, सेकेंड है परसिवियरेंस, एंड द सरप्राइजिंग नेचर ऑफ लव। ये थ्री थिंग्स हैं मैनली, जिस पर बेस्ड है ये लाइक अ हंट्समैन। और जब भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइक अ हंट्समैन वो किससे लिया गया है, तो वो अमोरेटी से लिया गया है। अमोरेटी का मीनिंग क्या होता है, तो आप अपने जनरल लैंग्वेज में, जनरल वे में कह सकते हैं लव। सो अमोरेटी मीन्स लव। सो अमोर वर्ड से आया है। अमोर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग लव होता है। और एक्चुअल में क्यूपिड होता था। क्यूपिड जिसको एक गॉड थे, जो लव के गॉड थे। और उसी से अमोर मीन्स क्यूपिड लव, लव ऑफ क्यूपिड, क्यूपिड्स लव, यू कैन से। सो इन सब सारे उनका मीनिंग था, और उनके लव के गॉड थे। इसीलिए इसका पूरा जो उन्होंने इसका नेम रखा वो अमोरेटी रखा। अमोरेटी से एक सोनेट है, सोनेट नंबर 67 स्टार्टिंग होता है। और इसका जो थीम है वो डिजायर, परसिवियरेंस एंड सरप्राइजिंग नेचर ऑफ लव। क्या बोल रहे हैं ये? लाइक अ हंट्समैन, like a huntsman after weary chase, like a huntsman after weary chase। क्या कह रहे हैं कि like a huntsman, like a huntsman, ये like a huntsman जो है, ये इन्होंने इसमें इसको सिमली का यूज किया है, SIMILE, सिमली का यूज किया है। लाइक अ हंट्समैन, हंट्समैन में शिकारी, आफ्टर वेरी चेज, seeing the game from him is kept away, sits down to rest him in some shady place, with panting hounds beguile of their prey। फर्स्ट लाइन में क्या करें? लाइक अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज, क्या कर रहे हैं? एक शिकारी की भांति। और ये लाइक अ हंट्समैन किसको करें? स्पीकर अपने आप पर ले रहे हैं, और इसके स्पीकर पोएट खुद हैं, जो एडमंड स्पेंसर हैं वो खुद हैं। और लाइक अ हंट्समैन, यानी अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं किससे? एक हंट्समैन से, एक शिकारी से। तो क्या कर रहे हैं? लाइक अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज, काफी थका, और उनका पीछा करते करते थक गया, पीछा करते करते थक गया। Seeing the game from him escaped away। और क्या हुआ कि इतना चेज करते 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 पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ? आंखों से ओझल हो गया, और वो स्केप्ड अवे, और वो हाथ से निकल गया। दैट मीन्स आगे से निकल गया, जो शिकार था। तो यहाँ शिकार इन्होंने डियर का किया है, उनमें डियर का नेम दिया है। तो अपने डियर, डियर मीन्स जो इनकी लवर थी, ओके। एंड जो ये कह रहे हैं लाइक एज हंट्समैन, और हंट्समैन इन्होंने स्पीकर खुद अपने आप को कहा है इसमें। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे, क्या हुआ? एंड सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शैडी प्लेस। और जब वो थक गए, और वो जब थक गए, दैट मीन्स वो जो शिकारी जब थक गया, शिकारी मीन्स खुद पोएट जब थक गए, तो क्या हुआ? वो शेडी प्लेस में एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। फिर वो क्या सोचे? विथ पैंटिंग हाउंड्स beguiled of their prey, with panting hounds। याद रखें, जब भी शिकारी शिकार करने जंगल में जाता है, तो अपने साथ में
दो चार कुत्तों को भी लेके जाता है, डॉग्स को भी लेके जाता है। इसीलिए इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है, विथ पैंटिंग हाउंड्स। विथ पैंटिंग हाउंड्स ये पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन है। Pant with panting hounds beguiled of their prey। ये panting hounds beguiled of their prey, ये कह रहे हैं कि with panting hounds beguiled of their prey। with panting hounds क्या होता है, जब वो शिकारी कुत्ता होता है और हाँफता हाँफता, ये पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाँफना, हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ता। जब शिकारी कुत्ता जो है, जब उसको शिकार नहीं मिल पाता है, उनके हाथ से शिकार भाग जाता है, तो वो हाँफता हुआ, तो उसी तरीके से शिकार का वो उन्होंने ये कहा, बिगाइल ऑफ देयर प्रे। और यहाँ देयर का यूज किया है, ये प्लूरल, इट मीन्स वन डॉग नहीं है, वन वन डॉग नहीं है, बल्कि मल्टीपल डॉग्स हैं। इस चूंकि इसलिए प्लूरल का फॉर्म किया गया है, तो शिकार जब हैंड से निकल जाता है, निकल गया, तो वो क्या हुआ, जो सारे कुत्ते थे वो क्या हाँफने लगे। तो उसी तरीके से इसको अपने ऊपर लेते हुए पोएट कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था, हुआ जैसे मानो हमारे हाथ से शिकार निकल गया और हम हाँफ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये फर्स्ट फोर है। और इसका जो राइमिंग स्कीम है, लाइक अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज, इसको ए मान लेते हैं, चेज ए मान लेते हैं। एंड सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे, इसको बी मान लेते हैं। एंड सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शैडी प्लेस, चेज प्लेस, आई थिंक सेम साउंड है, तो ए, ये ए ही रहा। विथ पेंटिंग बिगाइल, विथ पेंटिंग हाउंड्स बिगाइल ऑफ देयर प्रे, प्रे अवे, प्रे अवे, सेम साउंड है, बी बी, ए बी, ए बी। ये फर्स्ट फोर लाइन है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फोर लाइन की, उसके बाद थर्ड फोर लाइन की। तो इससे सॉरी फोर, थर्ड थर्ड सिक्स लाइन्स की। तो इस तरीके से हमें वो सारी चीजें आ जाएंगी, लाइक अ हंट्समैन 14 लाइन्स तक हमें जाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर भी आगे क्या कर रहे हैं, चलिए फोर लाइन्स हमने डिस्कस किया, अब सिक्स लाइन में हम देखते हैं, फिफ्थ लाइन में। सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड व्हेन असे, आफ्टर लॉन्ग परसूट, क्या कह रहे हैं, सो आफ्टर लॉन्ग परसूट, परसूट मीन्स होता है काफी उस पे, दैट मीन्स उनके उनको चाहना, काफी उसमें पीछा करना, ओके, यू नो। सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड व्हेन असे मीन्स एग्जाम, जो भी एग्जाम हमको मिला था, जो परीक्षा, जो शिकार करने का जो परीक्षा थी, वो भी परीक्षा समझिए बेकार चला गया। वो भी इम्तिहान हमने फेल कर गया। फेल करने, या वैन, वैन मीन्स होता है बेकार चला जाना, असे मीन्स होता है एग्जाम, इम्तिहान, परीक्षा, वो फेल चला गया। क्यों? चूंकि वो डियर को पकड़ नहीं पाए हंट्समैन, और वो जो शिकारी थे वो पकड़ नहीं पाए, और लास्ट में हाँफते हुए अपने, लास्ट फोर लाइन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो लास्टली क्या हुआ कि डियर को पकड़ नहीं पाए और डियर भाग गई। और डियर जब भाग गई, तो लास्ट में ये हाँफते हुए वहाँ छाया, पेड़ की छाया के नीचे ये बैठ गए और सुस्ताने लगे। फिर ये मन में बहुत सारी बातें ये बोल रहे हैं। तो देखिए स्पीकर क्या कह रहे हैं, स्पीकर इसमें एडवर्ड स्पेंसर है, और वो क्या कह रहे हैं, सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड व्हेन असे, व्हेन आई ऑल weary heard the chase forsook, heard the chase forsook। और जब मैं पूरी तरीके से थक गया, तो लास्ट में हमने एक डिसीजन लिया कि अब चलो छोड़ देते हैं। क्योंकि जब क्या होती है, जब कोई चीजें लाइफ में आप लेने की कोशिश करते हैं, और जब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर जाते हैं, आप पूरी टायर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल थक चुके होते हैं, तो दिल करता है कि चलो अब छोड़ देते हैं, अब दूसरा काम करना है। उसी तरीके से क्या हुआ कि ये इतने थक गए थे, वो थक गया वो शिकारी, कि वो, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि चलो अब पीछा क्या करें, अब छोड़ देते हैं। फोरसेक मीन्स होता है छोड़ना, और फोरसुक मीन्स फॉरसुक छोड़ा। तो इसमें डिसाइड कर लिया कि अब हमें छोड़ देना है। फिर आगे क्या कर रहे हैं स्पीकर, the gentle deer returned the self same way,
रिटर्न, ये जेंटिल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे, ये अगर पूरी लाइन को अगर हम ले लें तो ये पूरी लाइन आपको रिपीटिशन पे बेस्ड है। REPITITION रिपीटिशन पे बेस्ड है। रिपीटेशन मैंने बताया था कि फिगरेटिव लैंग्वेज जो होते हैं, जिसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, रिपीटेशन उसे कहते हैं जो फ्रेज हो, वर्ड्स हो, वो मल्टीपल टाइम आए एक ही सेंटेंस में, और उसके मीनिंग को और उसके साउंड्स को, उसके टोन को और बेस्ट करने के लिए, तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। तो जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे, इस सेल्फ सेम वे जो है स्पेशली ये रिपीटेशन है, सेल्फ सेम वे। उसी में जब ये इन्होंने इरादा कर लिया कि अब चलो छोड़ देते हैं, जब हंट्समैन ने इरादा कर लिया कि अब हमें छोड़ देना है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर वो उन्होंने क्या देखा आगे, आगे वो क्या देख रहे हैं कि द जेंटिल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे, जिस रास्ते से वो भागी थी डियर, फिर दोबारा उसी रास्ते से आ रही है, और ये सुस्तार है, उसी बीच में डियर आ रही है, जहां से वो भागी थी फिर वो रिटर्न होकर के आ रही है। तो ये देखने वाली बात है। फिर क्या कर रहे हैं आगे, ये thinking to quench our thirst all the next brook, quench, thinking to quench means होता है बुझाना, बुझाना, right, her thirst means होता है प्यास, okay, thinking to quench her thirst all the next brook, वो जो रिटर्न उसी जिस रास्ते से वो भागी थी डियर, फिर उसी रास्ते से आ रही है, उसी वे पर वापस लौट के आ रही है, और ये सोचती हुई कि जा रहा हूँ, वहां जो एक छोटा सा ब्रूक भी होता है, छोटा सा स्ट्रीम, जो छोटी सी नदी टाइप की, छोटी सी वो नहर टाइप की होती है ना, जिसमें वाटर, जब वाटर का स्ट्रीम जब बहता है, फ्लो करता है, तो उसमें कुछ चर 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 की आवाज, झरने की आवाज टाइप से आती रहती है, उसको ब्रोक कहते हैं, जिसमें हल्का सा बिल्कुल नैरो होता है, और उसको आप कैनाल भी नहीं कह सकते हैं, बट नैरो होता है, बिल्कुल छोटा स्ट्रीम पास होता रहता है, तो उसको कहते हैं ब्रूक। तो वो क्या कह रही है कि थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट ऑल द नेक्स्ट ब्रूक, वो डियर सोचती हुई, ये सोचती हुई वो वापस लौट जाती है कि तो चलो उसी रास्ते पे हम जाना है, और वहाँ जो सामने ब्रूक है, मीन्स वो छोटा सा झरना है, वहाँ हम पानी पी लेंगे, अपनी प्यास बुझा लेंगे। फिर आगे क्या कर रहे हैं, आगे स्पीकर कह रहे हैं देयर शी बिहोल्डिंग मी विद माइल्डर लुक, बिहोल्ड मीन्स होता है बहुत गौर से, ध्यान से देखना, ओके, बिहोल्ड देखना, बिहोल्ड मीन्स देखना, राइट। देयर शी, ये कौन बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, देयर शी बिहोल्डिंग मी विद द माइल्डर लुक, हल्के से, बड़े कामली, बड़े शांत मिजाज से, शांत स्वभाव से, माइल्डर लुक, शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव से क्या कर रही है मी, वो जब वहां वापस लौटी उसी रास्ते में, तो मैं छाया, पेड़ के छाया के नीचे बैठा हुआ था, तो उसी बीच में वो उसी दौरान क्या करती है डियर, हमें माइल्डर लुक से, बिल्कुल शांत स्वभाव से मुझे देख रही थी। फिर वो क्या कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं shout not to fly but fearless still did bite, shout not to fly, वो जब डियर जो होती है, जब वो भागती है, तो उसका कुछ अलग ही कहना है, क्या बताऊं, जब डियर जब भागती है तो जंप करते आगे भागती है, तो इन्होंने फ्लाई वर्ड का यूज किया है। जब किसी को देख ले, शिकारी को खास के देख ले, तो डियर तो वहां रुकती नहीं है, वो बिल्कुल फ्लाई करती हुई, जंप करती हुई, लॉन्ग जंप करती हुई भागती है। लेकिन क्या कर रही है, जब वो रिटर्न आई है, तो क्या कर रही है, साउट नॉट टू फ्लाई, तो थोड़ी सी भी इस इरादा में नहीं है कि कम से कम भाग जाए देख करके इस शिकार को, एंड बट फियरलेस, बिल्कुल निडर, स्टिल डिड बाइट, और वहां खड़ी रह गई, एकदम माइल्डर लुक से देख रही है, और खड़ी खड़ी ऐसे, ऐसे एकदम, उसको कुछ भी उनके चेहरे पे न डर है, न खौफ है, किसी तरीके का खौफ नहीं, और वो देख रही हैं किसको, शिकारी को। शिकारी मीन्स यहाँ शिकारी एडमंड स्पेंसर हैं, और डियर जो है उनकी लवर है। वो कौन है, कौन लवर, एलिजाबेथ बॉयल, याद रखेंगे आप।
till I in hand, till I in hand, her yet half trembling too, and with her own good will her family tied. A strange thing me seemed to see a beast with जानवर, so weird, wild, so goodly born, with her own will beguiled. Beguiled means होता है मोह लेना, मोह लेना, मोह लेना, इसको जादू कर देना, धोखा देना, ये सब सारे मीनिंग आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? Strange thing me seemed to see a beast so wild. Strange thing, सबसे जो अजूबा बात मुझे लगी, लास्ट टू लाइन में कॉपलेट जिसको कहते हैं, लास्ट टू लाइन में सरप्राइज कर रहे हैं। ये जो स्पीकर हैं वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं कि एक जंगली जानवर इतना वो लव उसमें कैसे हो सकता है। seemed to see a beast so wild, इतनी जंगली होती है, जंगली जानवर है। फिर वो क्या करे, so goodly born with her own will beguiled, और इस तरीके से उन्होंने दिल को जीता है। इस तरीके से वो फिर दोबारा आकर के सरप्राइजिंगली, जो अब मैंने आपको बताया था, सरप्राइजिंग लव जो उनके अंदर में आया है, ऐसा जनरली वाइल्ड एनिमल को नहीं होता है। और जो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड लव जो भी उनके चेहरों में दिख रहा था, उनकी आंखों में दिख रहा था, ये बिल्कुल समझ से परे था, और बिल्कुल एक तरीके से मिरेकल सा हो गया था हमारे साथ। तो इस तरीके से लास्ट में जो लास्ट के कॉपलेट हैं, इसमें काफी सरप्राइज हो जाते हैं पोएट और हंसमैन। और इस तरीके से ये सोनेट यहीं समाप्त होता है। और इस तरीके से हमने क्या समझ में आया कि फर्स्ट में डिजायर किया था, जो स्पीकर थे उसका, जो हंट्समैन का डिजायर था कि हमें शिकार करना है, किसका शिकार, डियर का शिकार करना है, और उसके साथ में हॉर्न्स भी थे, डॉग्स भी थे। उसी तरीके से जब उसको दूसरे वे में अगर आप ले लें तो जो स्पीकर है मीन्स एडवर्ड स्पेंसर हैं, वो चाह रहे थे कि हमको वो जो हमारी लव है वो मिल जाए। सो फाइनली जो है, अगर हम आपकी हिस्ट्री बताएं तो 1894 में एलिजाबेथ बॉयल के साथ इनका मैरिज हो जाता है, किनका, एडमंड स्पेंसर का। और 1895 में ये आपको पूरा जो आप 89 सोनेट्स है एडमंड स्पेंसर ने जो कंपोज किया था, उनको पब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाले जो फ्यूचर है, जो स्टूडेंट्स को आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप उनसे लिखें और आप अपने नोटबुक में ज़रूर इसको नोट करें। आप नोटबुक में इसका समरी आप खुद से बनाना चाहें, क्योंकि अब तो आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब आप चाहें, ये कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी आप उनको ये समझ सकते हैं। आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अपने अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, तब तक उसमें आपके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। रोट लर्निंग कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग। हैव अ ग्रेट डे।